बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अंजुम, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को? तो कहते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। सो द टोटल linear momentum of an isolated system remain conserved। तो अब isolated system क्या होता है कि total linear momentum किसी भी isolated system का हमेशा कंजर्व रहता है। तो इस डेफिनेशन के अंदर जो बात है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम किस तरह का सिस्टम होता है? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर तो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बेशक कोलाइड करते रहे, लेकिन उस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स एक्ट ना करे। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर तो पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करते रहें या एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते रहें, लेकिन बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना करे। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं गैस इन दी कंटेनर। अब आपके पास एक सिलेंडर है या कंटेनर है, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब गैस मॉलिक्यूल्स का सिलेंडर के अंदर होना जो सिस्टम बनाता है वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसे? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल हैं, वो रैंडम मोशन के अंदर हैं और इसी रैंडम मोशन की वजह से वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन बाहर से कोई फोर्स उनके ऊपर एक्ट नहीं होती, वॉल्स के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट ना हो। तो ऐसा सिस्टम हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो चलिए, हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, एक ऐसा सिस्टम लिया कि जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। उसके लिए हमने दो हार्ड स्मूथ बॉल। अब स्मूथ और हार्ड लेने का मतलब क्या है कि आप फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर रहे हैं। फ्रिक्शन क्या होगी? निगलेक्ट। ठीक है, तो आपके पास दो स्मूथ और हार्ड बॉल हैं जिनका मैस है m1 और m2 और वो v1 और v2 की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो दो हार्ड और स्मूथ बॉल जिनका मैस m1 और m2 और वो v1 और v2 की वेलोसिटी के साथ मूव कर। तो अब हम फर्ज करते हैं कि जो v1 है अगर ग्रेटर है v2 की, जो इसकी वेलोसिटी है वो ग्रेटर है इससे, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान कोलिजन होगी। अब जैसे ही कोलाइड करेंगे तो आफ्टर कोलिजन अगर हम इस सिस्टम को देखेंगे तो कोलिजन के बाद उन दोनों मैसेज की वेलोसिटीज चेंज होंगी। तो कोलिजन के बाद m1 की जो वेलोसिटी हो वो v1 प्राइम हो जाती है और m2 की वेलोसिटी v2 प्राइम हो जाती है। तो ये सिस्टम है आफ्टर कोलिजन। अब जैसे ही कोलिजन होती है तो m1 m2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा कोलिजन हुई, m1 और m2 की कोलिजन हुई। m1 ने m2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की और मैं फर्ज कर लेता हूं कि वो फोर्स F है। इसी तरीके से अगर m1 m2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो m2 भी m1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और m2 जो m1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, मैं फर्ज कर लेता हूं कि वो F प्राइम है। तो हुआ क्या कि दो बॉडीज थे, कोलिजन बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटी v1 और v2 थी।
होता क्या है कि दोनों कोलाइड करते हैं और कोलिजन्स के नतीजे में M1 M2 के ऊपर F फोर्स एक्सर्ट करता है। इसी तरीके से अगर M1 M2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो M2 भी तो M1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, करेगा। तो M2 M1 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो मैं फर्ज कर लेता हूँ F प्राइम है। तो अब आपको पता है कि जब भी दो चीजें कोलाइड करती हैं तो उनका मोमेंटम चेंज होता है। जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो अब फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उससे एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया कि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो अब वही देखते हैं कि वो जो चेंज इन मोमेंटम है उनके अंदर, जो मोमेंटम चेंज हुआ है उसको हम देखते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम अगर देखें M1 का, तो M1 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हुई वो F प्राइम है। तो अब अगर उसको देखें तो F क्रॉस T, अब आपको पता है कि फोर्स किसकी इक्वल होती है, MVF माइनस MVI ओवर T। तो अब मैंने क्या किया कि फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट होगी F प्राइम और T टाइम के लिए कोलिजन होता है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और मोमेंटम किसका चेंज हुआ, M1 का। तो बिफोर कोलिजन उसका मोमेंटम क्या था, उसका मोमेंटम है M1 V1। आफ्टर कोलिजन उसका मोमेंटम क्या हो गया, M1 V1 प्राइम। तो M1 का जो मोमेंटम चेंज हुआ वो क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आपका आ गया, तो ये हमारा आ गया आपका जो फोर्स एक्सर्ट होती है M1 के ऊपर। अब इसी तरीके से M2 के ऊपर भी तो फोर्स एक्सर्ट की M1 ने और वो क्या थी, F थी। तो उसके अगर हम चेंज इन मोमेंटम नोट करें तो F क्रॉस T। अब M2 का कितना मोमेंटम था बिफोर कोलिजन, M2 V2। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, M2 V2 प्राइम। तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये आ गया M2 के केस में जो मोमेंटम चेंज हुआ और ये M1 के केस में जो आपका मोमेंटम चेंज हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो हमने ऐड कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया तो F क्रॉस T प्लस F प्राइम T और फिर राइट साइड को भी चेंज ऐड किया तो दिस प्लस दिस। अब अगर इसको देखा जाए तो हम क्या करते हैं कि T को कॉमन लेते हैं तो इधर आ गया F प्लस F प्राइम, तो ये कॉमन आ गया। इसी तरीके से इधर से प्राइम की वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं तो M1 V1 प्राइम और इधर से प्लस M2 V2 प्राइम, तो ये इकट्ठा लिख लिया। अब माइनस कॉमन लिया तो ये M1 V1 और ये माइनस था तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस M1 M2 V2। अब यहाँ पे देखिए कि ये फोर्स है एक्शन और रिएक्शन का। अब जब एक्शन और रिएक्शन की फोर्स हमें न्यूटन थर्ड लॉ ने बताया है कि वो हमेशा इक्वल होती है जबकि उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो F और F प्राइम अगर फोर्स की हम बात करेंगे तो वो इक्वल होंगी लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। तो F और F प्राइम इक्वल है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको मैं इधर लेके आऊं तो F प्लस F प्राइम इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया कि F प्लस F प्राइम जो था वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब 0 इंटू T इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। इसी तरीके से माइनस M1 V1 प्लस M2 V2। तो 0 ये 0 हो गया। अब ये माइनस वाला था वो हम इधर लेके आए तो इधर से हमारा ये फाइनल रिलेशन निकला। अब देखिए M1 V1 क्या था, it is the momentum of first body before collision। M2 V2 क्या है, it is the momentum of second body before collision। तो अगर प्लस किया तो ये आ गया आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इसी तरीके से M1 V1 प्राइम, M1 V1 प्राइम it is the momentum of first body after collision। इसी तरीके से M2 V2 प्राइम
इट इज द मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो अब अगर इनको सम कर लेंगे तो ये टोटल मोमेंटम, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि ये कहती है कि ये टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, तो इक्वल है टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम था और कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम है वो इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, बशर्ते कि सिस्टम आपका आइसोलेटेड हो, एक्सटर्नल बाहर से कोई उसके ऊपर फोर्स एक्ट ना करे, कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स एक्ट ना करवाए। तो अगर सिस्टम के अंदर कोलिजन हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टम के बाहर से जब एक्ट करेगी तो तब आपकी ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। ये कब होल्ड करेगी, लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा, जब सिस्टम आपका आइसोलेटेड हो। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इस इक्वेशन में भी हमें बताया है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके अंदर एक दफा मैं फिर एलैबोरेट कर देता हूँ। इसके अंदर हमने ये किया कि टोटल जो लीनियर मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहता है, कब, जब सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।